हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे चैनल के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, जिसमें आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग के नोट्स और मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी के फुल एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। सबसे पहले हम देख लेंगे इंट्रोडक्शन। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी लंग डिसीज। जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, ये कैसी कंडीशन है? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। इसमें क्या होता है, जो लंग्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्रोनिक का मीन्स होता है कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, और एक्यूट का मीनिंग क्या होता है, जो कम समय में हो रहा है। क्रोनिक मतलब कि बहुत लंबे समय के लिए, ठीक है। दैट कॉज ऑब्स्ट्रक्टेड एयर फ्लो फ्रॉम द लंग्स। इसकी वजह से क्या होगा, जो भी लंग्स में एयर फ्लो हो रहा है, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, वो क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गई है। यदि लंग्स में क्या होगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो भी वहां पर एयर फ्लो हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज कॉमनली रेफर्ड टू एज सीओपीडी। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, इसे हम सीओपीडी भी बोलते हैं। इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव लंग डिसीज। यह क्या है, सीओपीडी जो है, ये सिर्फ एक डिसीज कंडीशन नहीं है, ये दो डिसीज कंडीशन को मिलके एक डिसीज कंडीशन बनी है, इसलिए हम इसे ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव लंग डिसीज कहते हैं। द मोस्ट कॉमन आर एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसमें जो मेन दो डिसीज कंडीशन इन्वॉल्व है, वो कौन कौन सी है? एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये दोनों डिसीज कंडीशन जब बहुत ज्यादा क्रोनिक हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो भी एयरवे है वो बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। मैनी पीपल विद सीओपीडी हैव बोथ ऑफ दीज कंडीशन। क्या होता है, जिन भी पेशेंट्स को सीओपीडी देखने को मिलता है, उनमें ये दोनों कंडीशंस प्रेजेंट रहती हैं। कौन कौन सी दोनों कंडीशन? एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को डिटेल में देख लेते हैं। जो एम्फाइसीमा है, फर्स्टली एम्फाइसीमा देख लेते हैं। एम्फाइसीमा इज अ टाइप ऑफ सीओपीडी। With emphysema, lung tissue lose elasticity and the air sacs and alveoli in the lungs become larger. जो एम्फाइसीमा है, ये एक सीओपीडी का ही टाइप है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो भी लंग्स के टिश्यूज होते हैं, लंग में जो टिश्यूज हैं वो कैसे हो जाते हैं, उनकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है। एंड जो एयर सैक्स हैं, एयर सैक्स जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं, जो लंग्स में प्रेजेंट रहती हैं, वो कैसी हो जाती है, लार्ज हो जाती है, ठीक है। ऑल ऑफ द एयर सैक्स ब्रेक डाउन और आर डिस्ट्रॉयड। जो भी एल्वियोलाइज रहती हैं, जो भी एयर सैक्स हैं, वो क्या होने लगते हैं, इसमें उनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगते हैं और डिस्ट्रॉयड होने लगते हैं, नैरोड होने लगते हैं, कोलैप्स होने लगते हैं और स्ट्रेस्ड और ओवर इन्फ्लेटेड कर रही है। जो भी लंग्स में एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, जो नॉर्मल एल्वियोलाई हैं वो इस तरीके से रहती हैं, लेकिन जब एम्फाइसीमा की कंडीशन रहेगी तो उसमें जो एल्वियोलाई हैं वो इस तरीके से डैमेज हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और उनमें क्या हो जाएगा, रहती है। लेकिन एम्फाइसीमा वाली कंडीशन में जो एल्वियोलाई है वो इस तरीके से पूरी डैमेज हो जाएगी, ठीक है। आप इस इमेज में देख के समझ सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स व्हिच कैरी एयर टू एंड फ्रॉम योर लंग्स। ब्रोंकाइटिस कैसी कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है, जो भी हमारे लंग्स में जो ब्रोंकाई है, उनमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंकाई, जैसे क्या होगा, जो एयर है वो अच्छे से एक्सचेंज, जो एयर है वो एक्सचेंज नहीं हो पाती, ठीक है। जो भी ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई का वर्क होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, गैसेस जो है उनका एक्सचेंज कराना, ठीक है। क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में एयर प्रेजेंट रहती है, उसे कैरी करके हमारे लंग्स तक ले जाने का काम कौन करती है, ब्रोंकाई करती है। और इन ब्रोंकाइज में क्या हो जाएगा, यदि इन्फ्लेमेशन हो जाएगा इस तरीके से, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस, ठीक है।
और ब्रोंकाई रहेगी वो इस तरीके से रहेगी, बट अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा इस तरीके से तो ये क्या हो जाएगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। टियोलॉजी देख लीजिए, ग्रेट स्मोक एंड अदर इरिटेंट। ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज होने का जो मेन कॉज है या फिर जो मोस्टली जो कॉजेज देखे जाते हैं वो यही रहता है कि जो लोग सिगरेट या स्मोकिंग करते हैं उन लोगों में सीओपीडी ज़्यादा होता है। ठीक है, अदर फैक्टर्स एट प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ सीओपीडी सच एज जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी टू द डिसीज बिकॉज नॉट ऑल स्मोकर्स डेवलप सीओपीडी। कुछ अलग फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, जैसे कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो सीओपीडी का कॉज बने। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी सीओपीडी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि स्मोकिंग की वजह से ही सीओपीडी हो रही है। कुछ अदर इरिटेंट्स कैन कॉज सीओपीडी इंक्लूडिंग एयर पॉल्यूशन एंड वर्क प्लेस एक्सपोजर टू डस्ट, स्मोक और फ्यूम्स। कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनका वर्क प्लेस रहता है वो किसी डस्ट या स्मोक वाले एरिया में या फ्यूम्स वाली एरिया में रहता है, या जहाँ पर एयर पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा रहता है। तो जैसे कुछ लोग फैक्ट्रीज वगैरह में वर्क करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा स्मोक होती है, स्मोक वाले एरिया में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, तो उसकी वजह से भी उनको सीओपीडी डेवलप हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी स्मोक की वजह से पूरे लंग्स हैं वो जो डैमेज हो जाते हैं। फिर इसके बाद साइन एंड सिम्टम्स देख लीजिए, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो सीओपीडी वाले पेशेंट में प्रेजेंट रहते हैं। तो फर्स्ट वन इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जो पेशेंट है उसे सांस लेने में, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी, स्पेशली ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज। व्हीजिंग, इट मीन्स जब सांस लेते हैं तो उस कंडीशन में कैसा साउंड सुनाई देता है, सीटी टाइप से आवाज़ आती है। ठीक है, व्हीजिंग इट मीन्स की जो विजल साउंड, मतलब सीटी वाली आवाज़ आना, उसे हम व्हीजिंग कहते हैं। चेस्ट टाइटनेस, मतलब पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसके चेस्ट में टाइटनेस हो रही है, मतलब एकदम जकड़न टाइप लगेगी। A chronic cough that may produce mucus that may be clear, white, yellow और greenish। जो पेशेंट को कफ होगा, कफ कैसा रहेगा, उसमें म्यूकस प्रेजेंट, उसका जो कलर रहेगा वो क्लियर रहेगा, वाइट रहेगा, येलो या फिर ग्रीनिश कलर का कलर प्रेजेंट रहेगा। फ्रिक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो पेशेंट है उसे बार बार क्या होगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा। ये लैक ऑफ एनर्जी, मतलब पेशेंट जो है वो थका थका फील करेगा, थकावट ज़्यादा रहेगी, उससे वेट लॉस होगा पेशेंट का। जब ये जो वेट लॉस वाली कंडीशन है ये लेटर स्टेजेस में ज़्यादा देखी। नेक्स्ट वन इज स्वेलिंग इन एंकल, फीट और लेग प्रेजेंट रहेगी एंकल्स में, फीट में और लेग में। ठीक है, बाद देख लीजिए डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। हमको जो फर्स्टली हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट की। ठीक है, सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेना है, जिसमें पेशेंट से हमें हिस्ट्री लेनी है कि वो स्मोकिंग तो नहीं करते हैं या फिर सिगरेट तो नहीं पीते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पेशेंट से पूछना है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करना है हमें पेशेंट का, स्पायरोमेट्री करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, एबीजे मीन्स आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे एंड लंग फंक्शन टेस्ट। ये सारे टेस्ट हमें करना है। मैनेजमेंट देख लेंगे। मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले देख लीजिए जो ड्रग्स हम पेशेंट को देते हैं उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट वन इज ब्रोंकोडायलेटर। हम पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं क्योंकि जो भी ब्रोंकस हैं वो क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से, जिसकी वजह से एयर फ्लो नहीं हो रहा है। तो हम पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर देंगे ताकि जो भी ब्रोंकाई हैं वो कैसी हो सके, डायलेट हो सके। कौन कौन से ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं, अल्बुटेरॉल एंड लीवाब्यूटेरॉल। ठीक है, ये ब्रोंकोडायलेटर्स हम पेशेंट को दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड। हम पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं। कौन कौन सी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हाइड्रोकॉर्टिजोन एंड डेक्सामेथासोन। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स हम पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एंटीबायोटिक। हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, डॉक्सिसिलिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन। तो ये इन्फेक्शन हो रहा है इसलिए हम एंटीबायोटिक्स भी पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन थेरेपी। यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो रही है तो हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि हम कौन कौन सी सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं सीओपीडी वाली कंडीशन में। तो फर्स्ट वन इज बुलेक्टॉमी। बुलेक्टॉमी इट इज़ अ प्रोसीजर टू रिमूव वन ऑफ द वेरी लार्ज बुलाई और बल्ब फ्रॉम द लंग्स। इस सर्जरी में हम क्या करते हैं, जो भी लार्ज बुलाई हैं, इट मीन्स जो भी एयर सैक्स हैं जो लार्ज हो गए हैं,
जो भी एयर सैक्स जो डैमेज हो चुके हैं, डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं, लार्ज हो चुके हैं, तो हम उन एयर सैक्स को वहाँ से रिमूव कर देंगे। उस एयर सैक्स को वहाँ से रिमूव करने की प्रोसीजर को हम बुलेक्टॉमी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में LVRS भी बोलते हैं। The surgery is to reduce the size of the lungs by removing about the % of the most diseased lung tissue so that the remaining healthier portion can perform better। इस सर्जरी में हम क्या करते हैं, जो भी लंग का साइज है उसे रिड्यूस करते हैं, ठीक है, टू रिड्यूस द साइज ऑफ द लंग्स। कैसे रिड्यूस करेंगे, जो भी वहाँ पर डिसीज्ड लंग टिश्यू रहेंगे उन्हें वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रोसीजर में क्या करेंगे, हम लंग का वॉल्यूम रिड्यूस कर रहे हैं, और इस प्रोसीजर में हमें क्या करना है, लंग का वॉल्यूम रिड्यूस करने के लिए जो भी डिसीज्ड टिश्यू रहेंगे, लंग के जो भी टिश्यूज हैं जो डैमेज हो सके, जो डैमेज हो चुके हैं, उसे हमें वहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है, सो दैट द रिमेनिंग हेल्दियर पोर्शन कैन परफॉर्म बेटर, ताकि कि जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो हेल्दी पोर्शन है, वो ताकि अच्छे से परफॉर्म कर सके। इसलिए हमें उस जो एरिया अफेक्ट हो चुका है, हम उस एरिया को वहाँ से रिमूव कर देंगे। फिर नेक्स्ट वन इज लंग ट्रांसप्लांटेशन। लंग ट्रांसप्लांटेशन में हमें क्या करना है, इफ डैमेज इज नॉट रिपेयर, जो भी लंग का जो भी एरिया है डैमेज हो गया है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है और चांसेस नहीं है रिपेयर होने के, तो फिर उस कंडीशन में हमें लंग ट्रांसप्लांटेशन करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट COPD। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।